Morning, students. In our last class, we have discussed the Hertz experiment, right? Which was based on the Maxwell's prediction that whenever a charge oscillates at its mean position, then due to that oscillating charge, an electric field is produced, and due to that electric field, a magnetic field is produced, and due to which electromagnetic waves are formed and they are propagated, right? And this prediction was experimentally performed by Hertz in the laboratory. That also we have discussed. The electromagnetic wave produced by Hertz experiment could reach for a very short distance only, right? उसमें बोस ने और मार्कोनी ने अपने कुछ चेंजेस किए जिसके कारण जो प्रोपोगेशन की डिस्टेंस थी वेव्स की वो इंक्रीज़ हुई। अब बोस का एक्सपेरिमेंट क्या था और बोस ने किस तरीके से जो ट्रांसमिशन है उसको इंक्रीज़ किया वो समझते हैं। In 1895, J.C. Bose of Calcutta produced electromagnetic waves of wavelength 2.5 centimeter to 5 centimeter. He performed various experiments to transmit the energy from one place to another by electromagnetic waves. J.C. Bose जो कि कैलकाटा से बिलोंग करते थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की जिसकी वेवलेंथ कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिससे कि वो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कैरी कर पाएँ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। He transmitted electromagnetic waves to 20 meters and succeeded to ring a bell. उन्होंने 20 मीटर्स तक की डिस्टेंस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करवाया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से उन्होंने बेल रिंग करवाई, राइट? तो जब बेल रिंग हुई तो इसका मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एनर्जी को कैरी कर रही हैं कनेक्टेड विथ अ डिटेक्टर, और बेल पर क्या था, एक डिटेक्टर लगा हुआ था। Further, he got success to increase the transmission range of electromagnetic wave up to 1.5 किलोमीटर, और इसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और ज़्यादा डिस्टेंस दैट इज़ 1.5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाने के लिए केपेबल हो गए, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इतना ज़्यादा डिस्टेंस तक भी ट्रैवल करवा लिया था। इसके बाद मार्कोनी ने जो ट्रांसमिशन लेंथ है उसको और ज़्यादा बढ़ाया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाया। In 1869, Marconi found that if one plate P1 is connected with an antenna and another plate P2 is grounded, then we can increase the transmission range of electromagnetic wave. So मार्कोनी ने क्या बोला कि अगर हम एक प्लेट को एंटीना से कनेक्ट कर दें और दूसरी प्लेट को ग्राउंड कर दें, राइट? अगर हम एक प्लेट को एंटीना से कनेक्ट कर दें और दूसरी प्लेट P2 को ग्राउंड कर दें तो ऐसा करने से हम ट्रांसमिशन की रेंज को बढ़ा सकते हैं। Initially he got success to transmit the electromagnetic wave across the English Channel, that is up to 50 kilometers. स्टार्टिंग में उनको ये करने से कहाँ तक कितनी सक्सेस मिली, वो अराउंड 50 किलोमीटर्स तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करवा पा रहे थे। In 1901, his system, popularly known as wireless telegraphy, could manage across the Atlantic Ocean up to 3000 किलोमीटर्स, और 1901 में उनका जो सिस्टम है उससे वायरलेस टेलीग्राफी का इन्वेंशन हुआ और उसको वो अटलांटिक ओशन तक ट्रांसमिट करवा पाए, मतलब 3000 किलोमीटर्स तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करवा पाए, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ उस समय पर, राइट? इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन रेंज हो पाना, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम, और उस समय के लिए ये बहुत बड़ा इन्वेंशन कहा जा सकता है, राइट? नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, राइट? सो यू ऑल आर फेमिलियर विथ सम टर्म्स दैट इज़ द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, राइट? तो जब भी हम वेव की बात करते हैं तो हर एक वेव की वेवलेंथ अलग अलग होती है, हर एक वेव की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, राइट? सो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या वेव्स की रेडिएशन, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या उनकी वेवलेंथ होगी, उसको अगर हम एक ऑर्डर्ड वे में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे कि हम बात करें विबग्योर की, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है कलर्स का। तो इस स्पेसिफिक पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक स्पेसिफिक पैटर्न में शो करें तो उस स्पेसिफिक पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। So, the ordered arrangement of electromagnetic wave according to their wavelength is called electromagnetic spectrum, right? I hope this must be clear कि जब हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स, विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, विजिबल और दूसरा इनविजिबल। Visible spectrum, the spectrum is visible for human eye is called visible spectrum। ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि ह्यूमन आई के लिए विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब वो रेडिएशंस जिन उस वेवलेंथ की रेडिएशन जिस वेवलेंथ को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं या हमारी आँखें उस वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए केपेबल होती हैं, उसको बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। The band of 7 color is found called Vibgyor। सो विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको 7 कलर का एक बैंड मिलेगा और 7 कलर के इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पैटर्न मिला हुआ है, सबसे पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, राइट। सो यहाँ पर हम इस टेबल में भी देख सकते हैं हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और फोटोन एनर्जी भी सबकी अलग अलग होती है, राइट। दिस टेबल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द कलर्स as it may be asked to you in the form of a conceptual question or an objective, right? So और wavelength तो most important है, wavelength तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। सारे colors की wavelength can be asked to you, right? In the form of nanometer, in the form of angstrom as well, okay? So this must be clear to you. You have to learn the wavelength and frequency of all the colors. नाउ ये तो हो गया था विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसी रेडिएशन जिनको हम देख सकते हैं आँखों से। अब ऐसी भी कई सारी वेव्स होती हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, राइट। एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, ये सारी ऐसी रेडिएशंस हैं जिनको हमको पता है कि उनका एग्जिस्टेंस है बट हम उनको नॉर्मल नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसी रेज, ऐसी वेव्स जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं उनको बोला जाता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम विच इज़ नॉट विजिबल फॉर ह्यूमन आई इज़ कॉल्ड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि ह्यूमन आइज़ के लिए विजिबल नहीं होता है, जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको बोला जाता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। फॉलोइंग आर द रेज फाउंड इन इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेज आती हैं? सबसे पहले गामा रेज। These rays are invented by Becquerel in 1896। जो गामा रेज हैं उनका इन्वेंशन किसने किया था? बैकेरेल ने। इट्स फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 10 to the power 13 to 10 to the power -10 मीटर रेंज। इट कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। तो जो गामा रेज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, दैट यू हैव टू लर्न। किसने इन्वेंट की थी वो भी आपको लर्न करना है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, इसका मतलब हमको इसकी हेल्प से हम इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके यूजेस समझ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ जर्म किलर एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड कैंसर सेल्स। ये एज अ जर्म किलर यूज़ होती है
ऑल्सो इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो अनवांटेड कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, राइट. सो these are basically some of the characteristics of gamma rays that you have to learn. Then X-rays. X-rays, it is discover we all are familiar with the X-ray. अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है या अगर हमारी बॉडी की हमको स्क्रीनिंग लेनी होती है तो वहाँ पे हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, राइट. सो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय इन 1895 बाय रॉन्गटून. एक्सरेज जो है उसका इन्वेंशन किसने किया था? रॉन्गटून ने. कौन से ईयर में? 1895 में. इट्स फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 10 to the power minus 10 to 10 to the power minus 8 meter. It can also affect the photographic plate. तो जो एक्सरेज होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको गिवन है. यू हैव टू लर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द radiations that are coming in the electromagnetic spectrum. That is the very important thing. Okay, now ये भी जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, तो हमको इसकी भी इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं. These rays are used to study the atomic structure and to detect the broken bones in human body. ये जो रेज़ हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ में आती हैं, मतलब एटम के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं इन रेज़ की हेल्प से. और दूसरा, ये ब्रोकन बोन्स को डिटेक्ट करने के काम में आती है. मतलब अगर जैसा कि मैंने आपको बताया भी सही कि अगर हमको फ्रैक्चर होता है तो जो उसकी मैपिंग की जाती है कि आपको कहाँ पर फ्रैक्चर है वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? एक्सरे की हेल्प से, राइट. सो एक्सरे इज केपेबल to obtain the image of our broken bones. Now UV rays, it is discovered by J.W. Rotter in 1900. UV rays जो हैं उसको किसने डिस्कवर किया था? J.W. Rotter ने 1900 ईयर में. Its frequency ranges from 10 to the power minus 8 meter to 4 into 10 to the power minus 7 meter. तो यूवी रेज की फ्रिक्वेंसी भी आपको गिवन है, दैट इज़ 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 7 meter. Most of the radiations coming out of sun contain these rays, but these rays can be trapped by ozonosphere. सन से आने वाली जो रेज होती हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी होती हैं, बट आपको पता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनको कौन ट्रैप कर लेता है? ओजोन लेयर. और ओजोन लेयर जो है वो इन अल्ट्रा वायलेट रेस को अर्थ तक आने नहीं देती हैं और उसको ट्रैप कर लेती हैं, राइट. एंड दीज अल्ट्रा वायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. सो दिस थिंग यू ऑलरेडी नो. इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है. These rays are used as germ killer for finding the purity of ghee, fresh eggs, diamond, jewels, etc. So इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? इसको हम एज अ जर्म किलर यूज़ करते हैं, घी की प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, फ्रेश एग्स की प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए, डायमंड और जेवल्स की ज्वेलरी की जो प्योरिटी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है विजिबल रेज, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन ने ही आपने पढ़ा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सर आइजैक न्यूटन ने ही हमको बताया था, और ये भी उन्होंने ही बताया था कि 7 अलग अलग कलर्स से वाइट लाइट बनी होती है. सो जो विजिबल रेज हैं उसके इन्वेंशन किया था सर आइजैक न्यूटन ने इन द ईयर 1666. Its frequency ranges from 4 into 10 to the power minus 7 meter to 7.8 into 10 to the power minus 7 meter. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको यहाँ पे दी हुई है. When the substance get hot, then these visible rays are emitted. तो जब कोई सब्सटेंस हॉट हो जाता है तब हमको ये विजिबल रेज जो हैं इमिटेट होती हैं. वाइट हॉट का मतलब जब आपको कोई ऑब्जेक्ट वाइट कलर का दिख रहा है इसका मतलब उसमें ये सारी रेज होंगी. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको वाइट कलर का दिख रहा है इसका मतलब उसमें ये वो इन सारी लाइट रेज को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है.
और इसीलिए हमको वो वाइट कलर का दिख रहा है। It can produce a spectrum of light so used to see the objects on the earth surface. ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहता है और इसीलिए अर्थ पर जितनी भी चीज़ें सिचुएटेड है उनको देखने के लिए और कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे लिए ये रेडिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिकॉज अगर ये रेडिएशंस नहीं होंगी तो हम कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। राइट नाउ इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं? इट इज़ डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल। इट्स फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 7.8 into 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 3 मीटर। सो विलियम हर्शल ने इंफ्रारेड रेडिएशंस की डिस्कवरी की थी और इसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको यहाँ पर गिवन है। अबाउट 60% ऑफ सोलर रेडिएशंस कंटेन इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जितनी भी सन से आने वाली रेडिएशंस हैं उनमें अबाउट 60% जो रेडिएशंस होती हैं उनमें इंफ्रारेड रेज होती हैं। ऑल द हॉट बॉडीज emit this radiation, so it can also be named as heat radiations। जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो इस तरह की रेडिएशंस को एमिट करती हैं और इसीलिए इनको हीट रेडिएशंस भी बोला जाता है। टू स्टडी दीज रेज वी शुड यूज़ अ रॉक सॉल्ट प्रिज्म इंस्टेड ऑफ ग्लास प्रिज्म। और इन रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए हमको रॉक सॉल्ट प्रिज्म का यूज़ करना चाहिए, ना कि ग्लास प्रिज्म का। बेसिकली ये जो रॉक सॉल्ट प्रिज्म है और जो ग्लास प्रिज्म है, ग्लास में भी क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास अलग अलग, तो अलग अलग मटेरियल्स के ये प्रिज्म बने होते हैं जिनका डिस्पर्शन पावर जो है वो और ज़्यादा अलग अलग होता है। राइट इसके यूज़र्स समझ लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल्स। इसको केमिकल्स की प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉटनेस ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी की हॉटनेस के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यही जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट इज़ हर्ट्जियन और शॉर्ट रेडियो वेव्स। अब इट इज़ डिस्कवर्ड बाय हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज इन 1888। 1888 में हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने इनको डिस्कवर किया था। इट्स फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 10 to the power minus 3 to 1 मीटर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? 10 to the power minus 3 से 1 मीटर। इसके यूजेस अगर हम देखें तो इट इज़ यूज्ड इन रडार कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है? रडार कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में एट्सेट्रा। राइट नाउ द नेक्स्ट इज़ वायरलेस और लॉन्ग रेडियो वेव्स। आपने सुना होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? वेव्स के थ्रू। सो कौन सी वेव्स होती हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? सो दीज आर द वायरलेस और लॉन्ग रेडियो वेव्स। ओके इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी इन 1895। इट्स फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 1 मीटर टू 10 to the power 4 मीटर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? 1 से 10 to the power 4 मीटर तक। इट इज़ यूज्ड फॉर पुलिस कम्युनिकेशन। आपको पता है जो पुलिस का वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। टीवी ट्रांसमिशन, जो टीवी के सिग्नल्स होते हैं वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में ही ट्रैवल करते हैं और रेडियो वेव्स के फॉर्म में ही उनकी जो ट्रैवलिंग है वो होती है। तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। राइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसके क्या यूज़ होते हैं वो समझते हैं। माइक्रोवेव के कई सारे यूजेस तो आपको पता ही हैं। राइट
Microwave is one of the part of electromagnetic radiation. These are waves of which wavelength is ranges from 1 millimeter to 200 millimeter approximately. So माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एक पार्ट है. ये जो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ आपको गिवन दी हुई है, दैट यू कैन राइट नोट इट डाउन एंड यू हैव टू लर्न इट. इट्स फ्रीक्वेंसी स्लाइटली लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायरलेस वेव्स. इसकी फ्रीक्वेंसी वायरलेस वेव्स से थोड़ी ही कम होती है. सिंस इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लेस, सो इट इज़ नॉट स्कैटर्ड और डिफ्लेक्टेड. सिंस इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए ये इजीली स्कैटर या डिफ्लेक्ट नहीं होता है और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है. राइट. बाय बिगर ऑब्स्टिकल, बाय बिगर ऑब्स्टिकल, बड़े बड़े यहाँ पे ऑब्स्टिकल आएगा तो यू कैन करेक्ट इट. सो बड़े ऑब्स्टिकल से ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़ा था कि कोई भी लाइट केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट से स्कैटर होगी जो उसके डायमेंशंस के हैं. राइट. अगर उससे ज़्यादा डायमेंशन हुआ तो वो स्कैटर नहीं होगी. सो जो बिगर ऑब्जेक्ट्स हैं उससे ये स्कैटर नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है. हैंस इट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्लिट्स, और इसीलिए ये बहुत पतली पतली स्लिट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोवेव आर वाइडली यूज्ड इन रडार कम्युनिकेशन and is also used to measure the distance between the two heavenly bodies. So जो microwaves है उनका यूज़ किया जाता है रडार कम्युनिकेशन में. ऑल्सो इनका यूज़ किया जाता है टू हेवनली बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने में. दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने में भी इनका यूज़ किया जाता है. राइट. नाउ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं. यहाँ पर भी हमको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में जस्ट एक क्विक रिवीजन है, तो जस्ट पढ़ लेते हैं. वी नो दैट द रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द सन रीचेस आउट टू द अर्थ सरफेस थ्रू एटमॉस्फेयर. हमको पता है कि वो रेडिएशंस जो कि सन से आ रही हैं वो अर्थ की सरफेस पर पहुँचने से पहले एटमॉस्फेयर से गुज़रती हैं. राइट. सो हमको आपको पता है कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग एक गैसेस की एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. सो सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं वो इन्हीं एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारी अर्थ सरफेस तक आती हैं. बट द एटमॉस्फेयर ऑब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट, ड्यू टू विच द अर्थ सरफेस गेट्स हॉट एंड द अर्थ सरफेसेस स्टार्ट टू रेडिएट द हीट रेडिएशन. तो जो एटमॉस्फेयर है वो सन से आने वाली रेडिएशंस की जो हीट होती है उसका एक पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है. राइट. और जब एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके कारण अर्थ की सरफेस जो है वो गर्म हो जाती है और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. राइट. अब अर्थ की सरफेस हीट रेडिएशंस को रेडिएट करना शुरू कर देती है. बट वी नो दैट the earth's surface is cooler than the solar surface, so when these infrared radiations get returned from earth's surface, then it will be trapped by atmospheric CO2 molecules. तो जब अर्थ सरफेस हीट को रेडिएट करना शुरू करती है, तो सिंस हमारी अर्थ कूलर है एज कम्पेयर टू द सोलर सरफेस, तो जो हीट है वो सोलर सरफेस की तरफ नहीं जा पाती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है, एटमॉस्फेयर में ही फंस जाती है. एंड रिमेन हॉट ड्यूरिंग द नाइट, और नाइट के समय भी हॉट रहती हैं. और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. राइट. सो वी कैन डिफाइन द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एज द ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय CO2 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. तो जब CO2 के मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. राइट.
और ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग एज वेल, राइट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, राइट। So this is quite a theoretical chapter. So you have to learn all these things that have been discussed in the video, along with the wavelength and frequency of all the radiations that we are talking about. And also also there is one important thing, that the conceptual questions can be asked from here depending upon the particular wavelength and frequency of the radiation. Okay, so you have to practice more and more conceptual questions of this chapter, because these kind of questions can be asked from this chapter. Okay, so that's all for today's class, students. In our next class we will start our next topic, that is the role of ionosphere in propagation of electromagnetic waves. Thank you.